जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है, तो आज हम आए हैं जो RSNP से जो एक यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, तो हमारी जो यहाँ मुलाकात अहमद जी से हुई, तो हम बात कराते हैं अहमद जी से। सर पहले तो अपना नाम बताइए, केटी लाइव न्यूज़ के जो दर्शक है। हाँ जी, मेरा नाम अहमद रिजवी है और मैं आप सबको जय भीम जय संविधान करना चाहूँगी कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं उसके लिए शुक्रिया। जैसे आप मुस्लिम हैं और आपने जय भीम कहा, इसका क्या कारण है? जय भीम मतलब होता है कि हमारे भारत को जो संविधान दिया वो भीमराव अंबेडकर ने दिया। तो मैं वेरी फर्स्ट कहती हूँ कि भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। उन्होंने हमें इतना अच्छा संविधान दिया, उन्हें हमें जीने का तरीका सिखाया कि भारत में हमें किस तरह जीना चाहिए। तो पहले मैं कहती हूँ भीमराव अंबेडकर को जय भीम, फिर मैं कहती हूँ जय संविधान, यानी कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सलामत रहे, हमेशा जिंदा रहे। जैसे कि आज RSNP की यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और शायद आप पहली बार यहाँ आए हो, तो क्या कारण रहा है कि आप रेबल से जुड़े यहाँ पे? बस रेबल जी ने कॉल करी क्योंकि रेबल जी सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक समाज के लिए ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बहन बन के बुलाया और मैं बहन बनकर आ गई। उनके साथ मेरा चलती नहीं चलती वो बात दूसरी है, लेकिन वो मेरे भाई जैसे हैं, आप सब मेरे भाई जैसे, जहाँ मेरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारा काम सबका काम। आप जिस तरह हमें प्रमोट करके आप भारत को बचा रहे हैं, हमारी आवाज़ है और आपका माध्यम है, तो आप भी इतना ही योगदान दे रहे हैं जितना हम योगदान दे रहे हैं, क्योंकि आप हमारी आवाज़ को सारे में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो इस वक्त हम सब भारत को बचा रहे हैं, यहाँ के संविधान को बचा रहे हैं, यहाँ की इंसानियत को बचा रहे हैं। तो बस वही मैसेज था कि इनके साथ मैं जुड़ी थी और जुड़ी रहूँगी आगे तक। जैसे कि आप पहले से ही एक्टिविस्ट रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट रही हैं, आपने शाहीन बाग में भी काफ़ी अहम भूमिका अदा की है, तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि आप सोशल एक्टिविस्ट इतने एक्टिव तरीके से करते हो? मैं शाहीन बाग से एक्टिव बहुत कम रही हूँ, लेकिन लोग मुझे शाहीन बाग से टैग करते हैं। मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से थी और मैंने बाहर रोड से उसको मतलब करना शुरू करा, मैंने अपना अलग स्टेज लगाया। फिर शाहीन बाग पे भी मैं इंटरव्यू देने काफ़ी बार गई, मैं स्टेज पे बहुत कम गई, जंतर मंतर पे भी गई, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा कि हाँ वाकई संविधान ख़तरे में, भारत ख़तरे में, और हमें इस वक्त आवाज़ निकालनी चाहिए, हमें बोलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है बहुत ज़्यादा ख़तरे में, हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है और कुचला जा रहा है। अगर हम इस वक्त भी नहीं बोले तो फिर हम कभी भी नहीं बोलेंगे। तो यही वजह मैं लगातार 13 दिसंबर से बनी हुई हूँ और रोज़ाना कभी 6 इंटरव्यू, कभी 5 इंटरव्यू, कभी अपने फेसबुक लाइव पर सब तरफ आती हूँ, करती हूँ। और इसके पीछे मैंने बहुत बड़े मतलब कुर्बानियाँ भी दी, बहुत कुछ करा, बहुत सारे हमले भी हैं मेरे पे, बहुत सारा निर्भया बनाने की धमकियाँ भी हैं। कभी भी मुझे धमकियाँ मिल जाती हैं, कभी भी कुछ भी हो जाता है, उठा लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन मैं डरी नहीं, क्योंकि मेरा अपना फंडा है कि डर के आगे जीत है। अगर हम डर गए तो ये हमें घरों में घुस घुस के मारेंगे। जैसे कि शाहीन बाग में और जामिया में, जैसे कि आप बता रहे हो, धरना प्रदर्शन हुए NCR NPR के बारे में, तो उसमें आप कह रहे हो कि संविधान को खतरा था और इन्होंने जो जिस तरह से कुछ लोगों ने ये इस तरीके से करा कि मुसलमान खतरे में, संविधान खतरे में नहीं है, तो वो आप कहाँ तक सही मानते हो? मुसलमान तो ख़तरे में यहाँ पर शुरू से ही है। जब से हम आज़ाद हुए हैं, मुसलमानों को यहाँ पर टारगेट करा जा रहा था और करा जाएगा, क्योंकि मुसलमान एक तो इनमें यूनिटी कम होती है, फिर थोड़ा डरपोक भी होते हैं। अब डरपोक हो गए कि भाई मेरा भाई मर रहा है, तो सपोर्ट में नहीं आते। तो मुसलमान भारत में इजी टारगेट रहे हैं और सबसे बड़ा गुनाह इस वक्त भारत में मुसलमान होना है। तो जब जामिया में आपने देखिए, जब जामिया में हुआ था तो जामिया की जो VC थी नजमा, उन्होंने आराम से गेट खुलवा दिए थे और पुलिस को कह दिया था जाओ जितने मार सकते हो मारो। वो क्लिप आपने भी देखी थी कि लाइब्रेरी में घुस के कितनी बर्बरता से मारा गया था। 4-5 स्टूडेंट मरे थे जो किसी ने नहीं दिखाया। इवन मेरे भी लगे थे, 2-3 डंडे मेरे भी लगे थे। मैं जामिया के बाहर थी, कैंपस के अंदर नहीं थी, सड़क पे थी। तो ये टोटल का टोटल एक डर की राजनीति करी जा रही थी कि तहरीक जामिया से शुरू हो रही थी, तो जामिया वालों को कूट काट के हम अंदर बिठा देंगे तो हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद शाहीन बाग बैठा, फिर शाहीन बाग क्या बैठा, फिर तो पूरा हिंदुस्तान शाहीन बाग बन गया। 350 प्रोटेस्ट चले और फिर सारी कौमें, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुसलमान हों, चाहे वो सरदार हों, चाहे वो दलित हों, चाहे वो आदिवासी हों, वो सारे के सारे कनेक्ट होते चले गए इस तहरीक से। और फिर बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जो पहले फेसबुक पे एक्टिव थे, उनको भी लगा कि हाँ हमें अपना योगदान देना चाहिए, क्योंकि उनके पास आवाज़ की ताकत थी, आपके पास मीडिया की ताकत थी, उनके पास आवाज़ की ताकत थी। तो उन्होंने भी उतरना शुरू करा और अपना योगदान दिया। और आज देखिए कि सरकार डरी हुई है, उन आवाज़ों से डरी हुई है। अगर आप आवाज़ बंद करने की धमकी दे रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप उस आवाज़ से डरे हुए हैं। जब तो आप धमकी दे रहे हैं कि हम तेरे पे UAPA लगा देंगे, NSA लगा देंगे, उठा लेंगे, ये कर देंगे, यानी आप उन आवाज़ों से डरे हुए हैं। तो हम उस आवाज़ को बुलंद करेंगे और मरते दम तक करेंगे, हम पीछे नहीं जाएंगे। जैसे कि ये धरना जो दिया गया था NPR उसके बारे में दिया गया था और इसे दिल्ली के इलेक्शनों से जोड़ दिया गया है, कहाँ तक सही है?
दिल्ली के इलेक्शनों से लोगों ने नहीं जोड़ा, बीजेपी सरकार ने ही जोड़ा होगा, जिन्होंने जोड़ा होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने खुद जोड़ के उस पर बेनिफिट लिया। बीजेपी को 8 सीटें मिल गई, जो पहले कुछ भी उनके पास कोई सीट नहीं थी, वो 8 सीटें निकाल कर ले गई। तो बीजेपी को फ़ायदा हुआ होगा, केजरीवाल को तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं उसमें। तो जिसने भी जोड़ा उसने एक घटिया पॉलिटिक्स करी होगी, लेकिन उसको इस तरह ना देखा जाए, वो तो पहले से ही चल रहा था और उसके बाद भी चला, और अब भी ये धरने ही चलना है। ये शाहीन बाग नहीं है, लेकिन ये शाहीन बाग जैसे ही है। अगर आवाज़ निकल रही है किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में आके, तो ये शाहीन बाग ही समझिए, वही आवाज़ निकल रही है और निकलती रहेगी जब तक हम कामयाब नहीं हो जाते अपने संविधान को बचाने में, अपनी नागरिकता को बचाने में। जैसे कि धरना चला शाहीन बाग में और जामिया में चला, तो इसे ऐसा मान लिया गया कि इसे कोई हटा नहीं सकता, और उसके बाद जो केजरीवाल थे मुख्यमंत्री दिल्ली के, उन्होंने भी वो भी एक तरह से नर्वस हो गए वो कि इसे किस तरह से उठाएं। और आखिर में जो ये इसका जो है इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें उन्हें नुकसान भी हुआ काफ़ी। और अब जब कोरोना काल आया, उसमें जो तमाम जो कोरोना वायरस फैलाने का जो मुस्लिमों पे कलंक लगा है, तो इसे कहाँ तक आप सही मानते हैं? तो ये धरने प्रदर्शन अब भी हटाए कब गए? ये तो ज़बरदस्ती दादागिरी से आपने ख़त्म नहीं हुए प्रदर्शन। और कोरोना को यूज़ करा गया, जिस तरह कोरोना को टैग करा गया कि मरकज़ से आ रहा था, जिहादी था। अज्जू हिंदुस्तानी एक RSS का बंदा था, आपने भी देखा फेसबुक पे, उसने कह रखा था अगर कोई भी एक जमाती को मारता है तो मैं 11,000 रुपये दूंगा। तो इन्होंने तो टेरर मचाया। और आप ये सवाल आप खुद ही इनसे जाके पूछिए, जब वो मरकज़ से आगे मुसलमान था, जिहादी था, तो फिर ये कोरोना बीजेपी के ऑफिस में कैसे गया, इनके MPs को कैसे गया, जी न्यूज़ के ऑफिस में कैसे गया? ये तो मुसलमान था, यानी कि आपके भी तार क्या मरकज़ वालों से जुड़े हुए थे? जैसे कि आप रेबल श्रद्धानंद पति जी से जुड़े हो, तो आप कहाँ तक सही मानते हो कि ये कुछ मदद कर पाएंगे? किस तरह से आपका यहाँ सोच लगी कि यहाँ पर आप जुड़े आकर? ये मदद नहीं करेंगे, मदद कोई किसी की मदद नहीं करता है, बंदे को मदद खुद ही करनी पड़ती है। अगर मैं आपको पानी में डुबोऊंगी, हाथ पैर आप मारेंगे, मैं आपको नहीं बचाऊंगी। तो कोई भी नेता, कोई भी सोशल एक्टिविस्ट पूरे भारत को चेंज नहीं कर सकता। चेंजिंग लाने के लिए हर घर से, हर महल्ले से, हर स्टेट से आवाज़ उठानी पड़ेगी। आपको जुड़ना पड़ेगा इन तहरीकों के साथ, क्योंकि ये सिर्फ एक आवाज़ है, या आपको अवगत करा रहे हैं कि होने क्या वाला है, हो क्या रहा है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े हुए हैं, लेकिन आपको इनके साथ सबको जुड़ना होगा। तो कोई भी राबेल आएगा, कोई भी एमन रिजवी आएगी, भारत का उद्धार नहीं कर देंगे। हम सिर्फ आपको फैक्ट बताएंगे, आपको बताएंगे कि हमारा भारत खतरे में। आप जागिए, आप जुड़िए उनके साथ।